नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है हिंदी के अंदर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। यह चैप्टर हिंदी के अंदर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका उपयोग जो है आप लोग जो है जब पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते हैं वहाँ पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं, और भी कई चैप्टरों में यह चैप्टर जो है काफ़ी मदद करता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर और कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों की, तो ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये शब्द सुनने में तो आपको समान लगेंगे लेकिन इनके अर्थ में भिन्नता होती है। जैसे हम बात करें सबसे पहले ही शब्द की, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला शब्द लिखा गया है वह है अवधि और अवधि। तो देखिए अवधि और अवधि में क्या डिफरेंस है। जो ये ऊपर अवधि लिखा गया है जिसमें हमने छोटे ई की मात्रा लगाई हुई है, तो इस अवधि का मतलब हो जाता है समय, जबकि जो दूसरा अवधि लिखा गया है जिस पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इस अवधि का मतलब हो जाता है भाषा। तो यहाँ पर एक अवधि का मतलब भाषा है और एक अवधि समय के लिए यहाँ पर प्रयोग में किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे 4 विकल्प देकर कि बताइए कौन सा जो है यहाँ पर सही एकदम लिखा हुआ है। तो आपको इनको बहुत ही अच्छे से समझना है और साथ में याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा युग्म है इसके अंदर अंश और अंश। तो देखिए जो ऊपर अंश लिखा गया है छोटे श के साथ में, इस अंश का मतलब जो है कंधा होता है, और जो ये नीचे अंश लिखा गया जिसमें बड़ा श का प्रयोग किया गया है, इस अंश का मतलब होता है जो है हिस्सा, किसी का अंश होना या किसी का हिस्सा होना। तो दोनों अंश का अर्थ अलग अलग होता है। एक अंश का अर्थ होता है कंधा और दूसरे अंश का अर्थ हो जाता है हिस्सा। नेक्स्ट हमारा अगला युग्म है शब्द का अन्न और अन्य। तो देखिए अन्न का मतलब यहाँ पर अनाज होता है। अन्न का मतलब क्या हो जाता है, अनाज। जबकि आप सभी को पता है अन्य का मतलब जो है होता है दूसरा कोई। तो दूसरा अन्न के लिए आया हुआ है और अनाज जो है अन्न के लिए आया हुआ है। तो दोनों शब्दों के अपने अलग अलग अर्थ निकलते हैं। नेक्स्ट हम अगले युग्म की बात करें तो अंबर और अंबार। तो देखिए अंबर शब्द का अर्थ होता है जो है वस्त्र, और अंबर का अर्थ आकाश भी हो जाता है। अंबर आकाश का भी पर्यायवाची हो जाता है और अंबर हम लोग वस्त्र को भी कहते हैं। जबकि अंबार का मतलब होता है ढेर लगा देना, अंबार खड़ा कर देना, तो इसका मतलब जो है ढेर हो जाता है। नेक्स्ट अगला युग्म है हमारा आदि और आदि। तो देखिए आदि और आदि में क्या डिफरेंस है। जो ये छोटा ई की मात्रा लगाकर आदि लिखा गया है, इसका मतलब होता है प्रारंभ, शुरुआत करना, आदि करना। और ये जो नीचे आदि लिखा गया जिसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इस आदि का मतलब होता है आदत, किसी चीज़ का आदि होना, किसी चीज़ की आदत होना। तो दोनों आदि के अलग अलग अपने अर्थ हैं। अब देखिए अगला युग्म है हमारा क्रम और कर्म। तो देखिए जो क्रम शब्द है इसका मतलब जो है सिलसिला हो जाता है, और कर्म का मतलब हो जाता है कार्य या काम। एक कर्म का मतलब यहाँ पर काम है, जबकि दूसरे कर्म का मतलब यहाँ पर जो है सिलसिला है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो अगला युग्म है यह है केस और केस। तो देखिए जिसमें बड़े श का प्रयोग हुआ है केश, इसका मतलब होते हैं बाल। जबकि जो केस ये लिखा गया है छोटे श के साथ में, इस केस का मतलब होता है मुकदमा। जो अदालत में केस चलता है वह मुकदमा होता है, और केस बालों को भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला युग्म है प्रसाद। तो देखिए प्रसाद और प्रासाद। तो प्रसाद का मतलब होता है कृपा या भोग, और जो नीचे प्रसाद लिखा गया है बड़े आ का मात्रा का प्रयोग करके, इस प्रसाद का मतलब हो जाता है भवन। क्या मतलब हो जाता है प्रसाद का, तो इस वाले प्रसाद का मतलब हो जाता है भवन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगले युग्म की। तो देखिए हमारा जो अगला युग्म है ये है चर्म और चरम। तो देखिए चर्म का मतलब बहुत ही आसान है, चर्म चमड़े को कहा जाता है। जबकि चरम का मतलब होता है अंतिम पड़ाव, चरम पर होना, अंतिम पड़ाव पर होना। तो दोनों चरम के अपने अलग अलग मतलब हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा अगला युग्म है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर और सर। तो देखिए एक सर का मतलब यहाँ पर तालाब है, और ये जो बड़ा शर है इसको हम लोग बाण बोलते हैं। बाण का पर्यायवाची भी शर होता है। तो सर तालाब को भी कहा जाता है और शर जो है बाण को भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला युग्म है भवन और भुवन। तो देखिए भवन का मतलब हम सभी अच्छे से जानते हैं, भवन मतलब घर होता है। आपको याद करना है भुवन, भुवन का मतलब जो है संसार होता है। भुवन किसको कहा जाता है, संसार को कहा जाता है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले युग्म की अरि और अरि। तो देखिए अरि का मतलब जो है शत्रु होता है, यह शत्रु का जो है पर्यायवाची भी होता है अरि। और जो ये अरि लिखा गया है अरि संबोधन के लिए कहा जाता है, किसी को बुलाने के लिए अरि। अरि का अर्थ शत्रु और अरि का अर्थ जो है संबोधन।
नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं सूर और सूर की। तो देखिए यहाँ पे सूर का उपयोग वीर के लिए हुआ है और नीचे सूर जो है सूरदास जैसे अंधा, अंधे शब्द के लिए जो है सूर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद है साला और शाला। तो देखिए जो साला शब्द है यह होता है पत्नी का भाई, जबकि जो शाला प्रयोग होता है यह घर के लिए होता है, जैसे गौशाला। इस तरीके से जो है आप इसको याद कर सकते हैं। शाला का मतलब होता है घर, प्रयोगशाला, और साला का मतलब क्या होता है, पत्नी का भाई। नेक्स्ट अगला युग्म है हमारा है और ही। तो देखिए है घोड़े को कहा जाता है और ही जो है हृदय को कहा जाता है। तो इस तरीके से आप इनको भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला है दिन और दीन। तो देखिए दिन का मतलब तो दिवस होता है और दीन कहा जाता है गरीब को। नेक्स्ट इसके बाद अगला युग्म है ग्रह और ग्रह। तो देखिए ग्रह का मतलब जो है घर हो जाता है, और ये जो नीचे ग्रह लिखा गया है पृथ्वी मंगल जो हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं, इनके लिए इस प्रकार से ग्रह को लिखा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो युग्म है अली और अली। तो देखिए छोटे ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये अली का मतलब जो है भंवरा भ्रमर हो जाता है, जबकि जो बड़ा अली लिखा गया है लै पे बड़ी की मात्रा लगाकर, इसका मतलब जो है सखी या मित्र हो जाता है। चलिए इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जो है हमारे शब्द हैं, आइए हम लोग इनको भी देख लेते हैं। देखिए अगला जो हमारा युग्म है यह है अनल और अनिल। तो देखिए जो अनल शब्द है इसका मतलब तो आग होता है, और अनिल शब्द का मतलब जो है हवा हो जाता है। इसी प्रकार तरणी और तरणी। तो देखिए एक तरणी का मतलब यहाँ पर सूर्य हो जाता है, जबकि दूसरे तरणी का मतलब यहाँ पर नाव के लिए यह शब्द प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला युग्म है कुल और कुल। तो देखिए कुल का मतलब तो वंश होता है, और ये जो कुल है इसका मतलब हो जाता है किनारा। कुल मतलब वंश और कुल मतलब किनारा। इस तरीके से आप इनको पढ़कर जो है याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी ये क्लास जो है यहीं तक रहने वाली है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी है, और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।